हाँ भाई, गुड गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया हो? चलो, ऑनलाइन वाले सबका स्वागत, आप सभी का अभिनंदन और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सब जुड़ जाइएगा, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन आपके बीच होगा। और हम राजस्थानी स्थापत्य कला पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया, राजस्थान के दुर्ग, गढ़, किले। मैंने आपको 2 दुर्ग तो पूरे करवा दिए थे ना, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। अब आज पढ़ते हैं अपन, है ना। कल अपन नाहरगढ़ पढ़ रहे थे, नाहरगढ़ दुर्ग पे आते हैं। उसके कुछ पॉइंट और है जो बता दूं। पहले एक महल रह गया था ना, उसका आज बताऊंगा मैं ना। रतन प्रकाश था वो, ध्यान से हाँ लिख देंगे आज। अभी देखो नाहरगढ़ दुर्ग की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। इसके कुछ बेसिक पॉइंट और हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्या बने हुए? एक जैसे 9 महल। और ये एक जैसे जो 9 महल है ना, ये आपके जयपुर के एक शासक ने बनवाए थे। उस जयपुर के शासक का नाम था आपके सवाई माधो सिंह सेकंड। सवाई माधो सिंह सेकंड ने भी क्यों बनवाए थे? क्योंकि इसकी 9 पासवानें थी और इसने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा दिए। तो 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा रहा बंदा। अब ये जो 9 महल बनवाता है ना, इसने एक जैसे 9 महल बनवाए। इन्हें अपने इस नाहरगढ़ दुर्ग में एक इमारत के नाम से जाना जाता और इन्हें कहते हैं आपके माधवेंद्र पैलेस। ये पढ़ा था कल अपन ने, माधवेंद्र पैलेस कहते हैं। इस माधवेंद्र पैलेस के अंदर माधो सिंह सेकंड बब्बर शेर द्वारा निर्मित आपके एक जैसे क्या बने हुए 9 महल। अब उनके 9 के 9 नाम लिख भी दिए थे अपन, एक ट्रिक लिखी थी कल, ABCJKL। अब मैं उसके डायरेक्टली नाम लिख देता हूँ। ऐसे अपन ने बनाया था, तुम्हें पता है। एक का नाम है आनंद प्रकाश, एक महल का नाम अपन ने B से बनाया था, बसंत प्रकाश। फिर मैंने आपको C से 2 बना के दिए थे। एक तो नाम था आपके चांद प्रकाश और एक C से अपन ने बनाया था सूरज प्रकाश। 4 तो ये बन गए थे, आनंद, बसंत, चांद और सूरज प्रकाश। 4 तो ये गए। फिर अपन ने लिखा था JKL, उससे भी बनाए। क्या क्या बना था उससे? जैसे बना था जवाहर प्रकाश, ये लिखा था। कैसे आपके क्या बनाया था याद है? उसका नाम आता है खुशहाल प्रकाश। L से अपन ने 2 बनाए होंगे, एक का नाम था ललित प्रकाश और एक का नाम था लक्ष्मी प्रकाश। तो ललित प्रकाश और एक महल का नाम आपके आ जाता है और उसका नाम आता है आपके लक्ष्मी प्रकाश। और वो एक जो छूट गया था कल, मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया, उसका नाम लिख देना रतन प्रकाश। ये आपके टोटल एक जैसे 9 महलों के नाम हो गए भाई, जो आपको ध्यान रखने हैं। ये अपने नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए। तो ये एक जो छूट गया था उसको भी लिख लो, रतन प्रकाश। ये आपके एक जैसे 9 महल हो गए नाहरगढ़ में। फिर इसके 1-2 पॉइंट और बताऊंगा अभी। और ये तो सारे बता ही दिए थे। सुदर्शनगढ़ कहते हैं, नारसिंह भौमिया के नाम पर नाम रखा गया। ये सारे पॉइंट बता दिए थे। किसने बनाया नाहरगढ़, बताओ देखे? सवाई जयसिंह ने बनवाया था मराठों से सुरक्षा के लिए। नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा। और आपसे पूछे कौन सी पहाड़ी पर है? मीटड़ी पहाड़ी पर, इसलिए गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इसको जयपुर की रोशनी, जयपुर का मुकुटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुर्ग पे जब लाइट लगती है रात्रि में, तब उससे पूरा जयपुर है वो चमकता है, इसलिए इसको जयपुर की रोशनी या अपने क्या कहते हैं, जयपुर का मुकुटा। ठीक है, अब इसके 1-2 पॉइंट और बताता हूँ। क्या क्या पॉइंट बचे, ध्यान दो। एक सवाल अभी रिसेंटली 4th ग्रेड में आया था, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था उसने, ध्यान रखना। नाहरगढ़ जो दुर्ग जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जयपुर वाले की, इसका आपको एक सवाल और ध्यान रखना है, जब इसी साल 4th ग्रेड में पूछा अधीनस्थ बोर्ड ने। आपसे पूछा जाए नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के मेन एंट्री गेट का नाम बताओ, इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? याद है क्या किसी को? तो ध्यान रखना भाई, ताड़ी गेट लिख लेना। ये ताड़ी गेट, ये अभी 4th ग्रेड में एग्जाम में पूछा है 2025 में। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, वापस रिपीट होगा ये सवाल। इसी के साथ एक सवाल और बता रहा हूँ। नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इस नाहरगढ़ दुर्ग में आपके राजस्थान सरकार ने एक पार्क स्थापित कर दिया था। उसका नाम आता आपके स्कल्पचर पार्क। स्कल्पचर पार्क का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता मूर्तियों का पार्क। मतलब
जयपुर के इस नाहरगढ़ दुर्ग में मूर्तियां बनाने का काम किया जाता। उसमें एक पार्क बना, उसका नाम क्या रखा? स्कल्पचर पार्क। अब यहाँ एक सवाल बनता है, ये स्कल्पचर जो पार्क है इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो ध्यान रखना भाई, ये राजस्थान सरकार ने साल 2017 में स्थापित किया था। लेकिन थोड़ा एक खास सवाल आपके बन जाता है, साल 2024 में राजस्थान सरकार ने इसको स्थानांतरित कर दिया और 2024 में पहले यह नाहरगढ़ दुर्ग में था मूर्तियों का पार्क, स्कल्पचर पार्क, इसको स्थानांतरित करके अब कहाँ स्थापित कर दिया? अब ये जयगढ़ दुर्ग में स्थापित हो गए और ये जयगढ़ दुर्ग आपका भी कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो आपसे सवाल पूछे कि नाहरगढ़ दुर्ग में निर्मित जो मूर्तियों का पार्क, स्कल्पचर पार्क है जो 2017 में स्थापित हुआ था, इसको 2024 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का मेन एंट्री गेट क्या कहलाता है? ताड़ी गेट। अब एक सवाल और बताने जा रहा हूं जो पहली बार बताऊंगा। देखो, नाहरगढ़ दुर्ग एक तो आपके जयपुर में है, लेकिन एक नाहरगढ़ दुर्ग और आपके बारां में भी है। कहां पर है भाई? बारां में। और इसकी खास बात बताऊं क्या है, ये नाहरगढ़ जो दुर्ग आपका बारां में है, अगर मैं इस दुर्ग की बात करूं तो इसका एक सवाल और ध्यान रखना, इसकी आकृति दिल्ली के लाल किले के समान है। तो आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग बताओ जिसकी आकृति दिल्ली के लाल किले के समान है, वो आपके बारां जिले में स्थित एक दुर्ग है, उसका नाम आपके आता है नाहरगढ़ दुर्ग। और आपका जो नाहरगढ़ दुर्ग जो सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान में, वो जयपुर वाला है जो अपन ने पूरा पढ़ लिया। ये लिख दो तीनों पॉइंट, फिर आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल है, सही आंसर है, दिल्ली के रेड फोर्ट के समान, कुंवर सार्थक। लिख दिया। देखो, दो सवाल और बता रहा हूं इसी के। क्या सवाल आ सकता है? अपने जयपुर में एक शासक बना था जगत सिंह, जिसको जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बदनाम? याद है किसी को? ये जयपुर का शासक जगत सिंह, इसकी कोई प्रेमिका थी, उसकी बात मानता था। उसकी प्रेमिका का नाम था रस कपूर। ये रस कपूर यूं कहते कि जगत सिंह नाचना है तो नाचता था। ये कहते कि आज दिन हो रहा है, भले रात हो रही है, तब भी ये कहता था कि दिन हो रहा है। इतना गहरा विश्वास था इसका। अब आदमी प्रेम में अंधा ही होता है। इसने अपना पूरा जो शासन है वो भूल गया था ये, और एकदम हंसी मिजाज वाला बंदा था। कौन? जगत सिंह। तो दिन भर मस्ती में रहता था बंदा, कोई लेना देना नहीं है, होगा राजपाट चल रहा होगा तो चलने दो जैसे चल रहा है। इसलिए जयपुर के बदनाम शासक के नाम से ख्याति प्राप्त हुई किसको? जगत सिंह को। इस जगत सिंह की पासवान जो रस कपूर है, इस रस कपूर को एक समय के लिए कैद किया गया। सवाल पूछा जाता है, रस कपूर को अपने किस दुर्ग में कैद करके रखा गया? तो याद रख लेना, इसको कैद करके रखा गया था कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग। बहुत अच्छा सवाल है। फिर नाहरगढ़ जो दुर्ग है आपके जयपुर वाला, इसी नाहरगढ़ दुर्ग में इसको आपके कैद करके रखा गया जगत सिंह की पासवान, जिसका नाम आपके आ जाता है क्या? अपने रस कपूर। एक सवाल और सुनो। सवाल बनता है, ये जयपुर वाला जो नाहरगढ़ दुर्ग है ना, इसके निचले हिस्से में, जिसको अपन कहते हैं तलहटी में, इस नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में गेटौर नामक एक स्थान है। और अगर मैं इस गेटौर की बात करूं तो यहाँ पर अपने जयपुर और आमेर में कौन सा राजवंश था? कछवा। तो ध्यान रखना भाई, गेटौर नामक स्थान पर नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में कछवा राजवंश की छत्रियां बनी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। तो कछवा राजवंश की छत्रियां भी नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये गेटौर स्थान पर है। ये दोनों पॉइंट और ऐड कर दो, फिर आगे पढ़ेंगे। कितने पॉइंट नहीं बताए? देखते जाओ, अगली बार पढ़ना वापस। बढ़िया बात है, मैं तो चाहता हूँ सिलेक्शन हो जाए।
कल मैं एक बैच पढ़ा रहा था, जो नए बैच में कोई स्टूडेंट मर जाए, उन्होंने वो नृत्य मेरे से पढ़ रखे पहले, मैंने वो डांस पढ़ाए जो उस बैच में पढ़ाए नहीं थे। वो कह रहे सर ऐसे कहाँ से आ गए, मैंने कि मेरे इसमें कह रहा हूँ ना राइट है, लिखो आप। तो कहते सर आप हर बार अलग पढ़ाते हो, मैंने कोई सी कॉपी चेक कर लो, सेम टू सेम कर दिया तो फिर क्या मतलब है, क्या नुकसान है उसमें। कुछ नई चीज़ सीखनी है तो दोबारा पढ़ो, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन पहली बार 4th ग्रेड में आया, मैंने 4th ग्रेड से पहले अगर इसको पढ़ा दिया तो ये क्वेश्चन था ही नहीं, किसी बुक में क्वेश्चन आ गया तब तो करवाएंगे इसको, आ गया ना सवाल, ये है। ये अपने 3 दुर्ग कंप्लीट हो गए, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और नाहरगढ़। अब इसके बाद शायद जयगढ़ दे रखा होगा कि आमेर, आमेर तो पहले आमेर पढ़ लेंगे। हो गया भाई, चलो देखो अब नेक्स्ट अपना दुर्ग आता है जिसको अपन पढ़ेंगे, और उसका नाम है आपके आमेर का किला। अब पहला तो एक सवाल पूछेगा, आमेर का किला कहाँ स्थित है, तो ये तो अपन को पता है कहाँ स्थित है, जयपुर। आप सोचोगे ऐसा सवाल थोड़ी आता है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, आमेर का किला कहाँ स्थित है, जयपुर। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ये आमेर का जो किला है, जिसकी अगर मैं बात करूं, एक पहाड़ी पर बना हो, उसका नाम आता है कालीखो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, कालीखो पहाड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी दुर्ग किसी भी पहाड़ी पर निर्मित है तो इसका मतलब उस दुर्ग की श्रेणी कैसी है, गिरी दुर्ग है वो, है ना। तो आपने आमेर जो दुर्ग है ये आपके किस प्रकार का दुर्ग है, गिरी दुर्ग, तो इसकी श्रेणी हो जाएगी आपके गिरी दुर्ग, क्योंकि ये आपके कौन सी पहाड़ी पर है, कालीखो पहाड़ी। अगर मैं इस आमेर के किले की बात करूं तो थोड़ा ध्यान रखना, इस किले का वास्तविक जो निर्माता माना जाता है, रियल में जो वास्तव में इसका निर्माण कराया है ना, वो आमेर का शासक मानसिंह फर्स्ट को माना जाता। इसका वास्तविक निर्माता कौन है, मानसिंह फर्स्ट है। हालांकि अपन को पता है कि आमेर को सबसे पहले अपने राजधानी बनाने वाला कोकिल देव था, जिसने 1207 में कोकिल देव ने अपने आमेर को राजधानी बनाया। तो दुले राय का पुत्र था कोकिल देव, इसका भी अपने मिलता है कि इसने भी आमेर का किला बनवाया था, लेकिन वास्तव में आमेर के किले का वास्तविक निर्माता कौन है, मानसिंह फर्स्ट है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया कि इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले को बनवाने का जो नाम है वो मीणाओं को जाता। क्यों, क्योंकि दुले राय जो कछवाओं का संस्थापक है ना, इसने मीणाओं को हराकर इसने अपने किस पर अधिकार किया था, आमेर पर। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो किला इसका निर्माण तो किसने करवाया था, मीणाओं ने। लेकिन ध्यान रखना, आगे जाकर इस किले को दुले राय के बेटे कोकिल देव ने बनाया, लेकिन इस किले का वास्तविक निर्माता पूछे तो फिर कौन है, मानसिंह फर्स्ट, जिसने वास्तव में इस किले को किले का रूप दिया। तो ये कछवा शासकों का है। अब यहाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें 2 पानी के जलाशय पढ़ाए थे, याद करो, एक तो माउटा झील है और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया, माउटा झील के अलावा पन्ना मीणा का कुंड पढ़ाया था दोनों। तो पन्ना मीणा का कुंड या पन्ना मीणा की बावड़ी, ये दोनों जलाशय आपके कहाँ स्थित है, ये आपके आमेर दुर्ग में, ये पूरा आपको लिखवा दिया था। और एक जलाशय जिसका नाम आता है आपके क्या, माउटा जलाशय। अब इस आमेर दुर्ग की क्या क्या विशेषता है, पहले उसकी बात कर ले, फिर इसके मैं दर्शनीय स्थल पढ़ाऊंगा। इस किले में शिला माता का मंदिर बना हुआ, जगत शिरोमणि मंदिर भी है, ये सब बातें करेंगे अभी। इसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, ये देखो, इस किले को किस नाम से जाना जाता है, मोमिनाबाद। बढ़ा दिया भाई, बताओ देखिए मोमिनाबाद नाम किसने दिया। तो मैंने बताया था 1707-1708 की बात है। एक आक्रमणकारी था, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। इस बहादुर शाह प्रथम ने इस किले पर आक्रमण किया था और आमेर पर आक्रमण करके इसने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसने आमेर का नाम बदलकर रखा था क्या, मोमिनाबाद। तो ये मोमिनाबाद भी अपने कौन है, आमेर का किला। अब आमेर में कछवाओं का शासन रहा, तो कछवा राजवंश की क्या रहा ये राजधानी। और थोड़ा ध्यान रख लेना, कछवा राजवंश की जो राजधानी है, इसको सबसे पहले कछवा राजवंश की राजधानी किसने बनाया था, तो याद रखना भाई, उस बंदे का नाम आता है कोकिल देव। ये दुले राय का बेटा है। इस कोकिल देव ने सन 1207 में अपने आमेर को कछवाओं की पहली राजधानी बनाया था, ये भी अपन को ध्यान रखना है। और ये ऐसा किला जो आपके राजस्थान में हाथियों की सवारी के लिए फेमस है। ये ऐसा किला जहाँ पर जो भी कोई पर्यटक आते हैं
वो अपने हाथी की सवारी का आनंद ले सकते हैं। एलिफेंट सवारी यहाँ की फेमस है, हाथियों की सवारी। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया, बिशप वेबर ने क्या कहा था बताओ। मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे भी बढ़कर आमेर के महल सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा किसने कहा भाई? बिशप वेबर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपन पूरा पढ़ चुके हैं। बिशप वेबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में और जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना था, उससे भी बढ़कर मुझे तो लगता है कि अपने आमेर का जो महल है ना, वो बड़े सुंदर है। फिर यहाँ इस किले में शाम के दौरान, शाम को रात्रि में लाइट ऑफ साउंड शो होता है, रात्रि में लाइट जलती है और एक अपने म्यूजिक चलता है। तो वो अपने कौन से किले में होता? आमेर में। इतना ही दे रखा है क्या इसमें और है क्या? नहीं है। अब मैं देखो, ये सारे पॉइंट तो आपने पढ़ लिए, इसके बाद कुछ पॉइंट और पढ़ाता हूँ, क्या क्या सवाल और बनते हैं। हम पढ़ रहे हैं, उस किले का नाम आपके आ जाता है आमेर का किला। एक बार बोलो, देखिए रिपीट कर दूं। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसका प्रारंभिक निर्माता किसको माना जाता? दुलेराय का पुत्र कोकिल देव को। लेकिन वास्तविक निर्माता कौन है? मानसिंह फर्स्ट है। आमेर का किला कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? कालीखो पहाड़ी पर, इसलिए इसकी श्रेणी कैसी है? गिरिदुर्ग है। इसमें 2 पानी के जलाशय हैं, पन्ना मीणा का कुंड बावड़ी और एक माउठा जलाशय। ये कछवा शासकों की राजधानी रहा, जिसको सबसे पहले राजधानी बनाया था किसने? कोकिल देव ने 1207 में। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कछवाओं से पहले आमेर पर मीणाओं का अधिकार था, तो इस किले को किसने बनाया? मीणाओं ने। इसमें शिला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है। ये मंदिर किसने बनवाया? अभी बात करेंगे इसकी। फिर मैंने बताया बहादुर शाह फर्स्ट ने 1708 में आमेर पर आक्रमण करके इस किले का नाम रखा था मोमिनाबाद। और ये ऐसा किला है जो हाथियों की सवारी के लिए फेमस है। और बिशप वेबर ने इसके बारे में क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे भी बढ़कर आमेर के महल सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके जो बचे हुए पॉइंट है, एक एक करके उनको देखते हैं। देखो, आमेर का जो किला है, इसका निर्माण वगैरह अपन ने देख लिया, तो फिर इसकी विशेषताएं सुनो आप। क्या क्या इसकी विशेषताएं वो अपन देख लेते हैं। अगर मैं इस किले की बात करूं तो आप याद रखना, राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें से आमेर का वो किला है जिस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव का मीनिंग जानते हो? ऐसा किला जिस पर मुगल स्थापत्य कला की कुछ इमारतें बनी हुई। तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव कौन से किले पर आया? आमेर के किले पर। फिर यहां से आपको एक सवाल पूछा जाता, राजस्थान में जितने भी किले हैं उनमें से सर्वाधिक अगर पर्यटक किसी किले को देखने आते हैं तो वो आपके किस किले को देखते हैं? आमेर। तो राजस्थान में आमेर का किला वो किला है जो सर्वाधिक पर्यटकों का क्या बना हुआ? मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो सर्वाधिक पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र आपके किसको माना जाता? आमेर। अब मुझे बताओ कि आमेर में अगर पर्यटक आएंगे तो सरकार को उसके बदले में, घूमने के बदले में पैसे देंगे। पैसे देंगे तो इसका मतलब आमेर का वो किला है जो राजस्थान में पहले नंबर पे आता है, जो राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति करवाता है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ऐतिहासिक स्थल से मिलता है तो वो आपका कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? आमेर का किला। तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव है, सर्वाधिक पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र ये, और सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति वाला दुर्ग है। फिर यहाँ से एक सवाल और देखना, राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें से एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये जिसमें आप रात्रि के समय भी इसमें पर्यटन कर सकते हो। तो रात्रि में इसमें पर्यटन सेवा को भी शुरू किया गया। ये केवल किताबों में लिखा गया। अगर आज आप आमेर घूमने जाओगे ना तो आमेर 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। केवल अपने शिला देवी का मंदिर खुला रहता है, बाकी पूरे आमेर के किले को बंद कर दिया जाता। पर फिर भी लिखा हुआ कि एकमात्र दुर्ग जिसमें रात्रि में पर्यटन सेवा है वो किला कौन है? आमेर। फिर ये सर्वाधिक राजस्व हो गया, सर्वाधिक पर्यटक हो गए। और 5वां पॉइंट जो अभी देखा था अपन ने, एकमात्र ऐसा किला अपने आमेर जो अपने राजस्थान में हाथियों की सवारी के लिए फेमस है। तो आपसे पूछे हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? उसका नाम आपके आ जाता है क्या? आमेर। ये आपके दुर्ग है आमेर। एक और सवाल यहाँ से मैं अगर बताऊं तो ये जो दुर्ग है ये आपके समतल जमीन पर बना हुआ, वैसे जनरली, और कालीखो पहाड़ी इसके पास में है, समतल जमीन पर महलों के रूप में बना हुआ। जैसे दुर्ग बनते ना वैसे नहीं बनाया गया, इसको तो सुंदर महलों के रूप में इसको बनाया गया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पता है
आमेर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, तो आमेर वालों को पता था कि हमारे ऊपर तो कोई आक्रमण करेगा नहीं, अपन सुरक्षित है, तो अपने किले को अपन आलीशान बनाए और बढ़िया जोरदार सुंदर बनाए। तो समतल जमीन पर महलों के रूप में बनाया। किस किले को? आमेर को। ये विशेषता लिख दो इसकी, ये अपने बुक में नहीं है तो इसको लिख दो एक बार। इसमें आक्रमण करने की जरूरत कहाँ हुई? हमेशा कछुआ शासक जो मजबूत थे, मुगलों की सहायता थी उनके पास में। कौन आक्रमण करेगा, किसको मरना है? 1562 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेती है आमेर, उसके बाद में इनको आवश्यकता नहीं थी, ये तो लड़ने जाते थे और दूसरी जगह मुगलों की तरफ से। लिख दो फटाफट ये 5-6 पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तेरे पास नहीं लिखी कि कृष्णा? पहले नहीं लिखी है तूने? बाकी तुम्हारे पास लिखे है। कोई बात नहीं, लिख दो फटाफट। आते हैं इसके सवाल परीक्षा में आमेर के। ये तो देखा होगा तुम लोगों ने, आमेर तो ये तो सब जानते होंगे इसके दर्शनीय स्थल। चलो देखो, सवाल अब यहां से पूछा जाता, आमेर दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल, यहां से सवाल बनता है एक तो। आमेर दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या इसमें देखने लायक है, वो सारे पॉइंट देखो, ध्यान दो भाई। एक तो अपने इसमें एक देवी का मंदिर है जिन्हें अपन कहते हैं शिला देवी, ये शिला देवी का मंदिर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके बारे में भी 1-2 पॉइंट है जो पढ़ा देता हूँ, क्या क्या विशेषता है इस मंदिर की वो देखना। शिला देवी की अगर मैं मंदिर की बात करूं तो ये मंदिर आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये मानसिंह फर्स्ट। तो मानसिंह फर्स्ट द्वारा निर्मित मंदिर है ये शिला देवी का मंदिर। तभी आपने अगर इस मंदिर में जाके नोटिस किया हो तो एक बात देखी होगी, इसमें जो मंदिर है की मूर्ति है, उस मूर्ति में शिला माता या शिला देवी की जो गर्दन है वो टेढ़ी है। ऐसा देखा? गर्दन टेढ़ी है। गर्दन टेढ़ी क्यों है? इसके पीछे कारण है, ये मूर्ति पाल शैली में निर्मित है। इसमें निर्मित है पाल शैली। पाल शैली बंगाल में है, जहाँ मूर्तियां बनती है तो वहां की मूर्तियों में जो गर्दन होती है उसको टेढ़ा करके बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमसे नाराज होगी जो देवी ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली, ये पाल शैली में निर्मित है इसलिए। अगला सवाल देखो, विशेष पॉइंट जो तुम्हें खूब बहुत जोरदार भाएगा, ये कभी तुम्हारा जाना हो, मन करेगा आज तो शराब चखनी है तो पी लेते हैं। एकमात्र ऐसी देवी है शिला देवी जिसके मंदिर में शराब और जल का चरणामृत दिया जाता है। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा चरणामृत ले सकता है। तुम्हें लगता है कि आज तो इसको भी चखा जाए तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, तो एकमात्र ऐसी देवी जिसके मंदिर में शराब और जल का चरणामृत मिलता, वो देवी कौन है? शिला देवी। एक सवाल और पॉइंट है इसका, बहुत गजब का। कहते शिला देवी की जो ये मूर्ति है, अगर मैं इस मूर्ति की बात करूं तो इस मूर्ति को अपने मानसिंह लेकर आया था। और ये मूर्ति को मानसिंह जो फर्स्ट है ना, ये कहां से लेकर आया था? बहुत शानदार सवाल। तो ध्यान रखना, आमेर का शासक मानसिंह फर्स्ट शिला देवी की मूर्ति को पूर्वी बंगाल से लेकर आया था। पूर्वी बंगाल में
इसने किसको हराया था? राजा केदार। इस राजा केदार को हराकर 1604 ईस्वी में ये अपने आमेर का शासक मानसिंह फर्स्ट अपने शीला देवी की मूर्ति को लाया राजस्थान, और राजस्थान में लाकर कहाँ स्थापित करवाया? आमेर दुर्ग में। और ये शीला देवी अपने जयपुर का जो कछवा राजवंश है उनकी आराध्य देवी है। कछवाओं की कुलदेवी याद है क्या? कछवाओं की कुलदेवी नहीं याद है? जमवाई माता है, जिसका मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में है, वो दुल्हे राय ने बनाया था। और ये शीला देवी कैसी देवी? इनकी आराध्य देवी। अब मानसिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर कैसे लेकर आया? कहते कि अकबर बंगाल को नहीं जीत पा रहा था, तो अकबर ने बंगाल का गवर्नर बना दिया। किसको? मानसिंह को। उसे पता था कि अगर मुझे बंगाल कोई जीत कर लाकर दे सकता है ना, तो वो राजस्थान में आमेर का एक राजा है मानसिंह, जो मुझे बंगाल को जीत कर दे सकता है। मानसिंह को भेजा अकबर ने बंगाल। बंगाल मानसिंह पहुंचा, वहां का राजा था केदार। केदार के पास में उसने देखा कि सेना तो बहुत कम है, पर यह युद्ध बार बार जीत जाता है, और अकबर की बड़ी मुगल सेना उसको बार बार हरा देता है। इस राजा केदार के पास सेना कम थी। मानसिंह ने इसके साथ में लड़ाई लड़ी, पहला युद्ध हार गया मानसिंह। मानसिंह का खोपड़ा खराब हो गया कि 10,000 लोगों के सामने मुगलों की 40-50 हजार की सेना कैसे हार सकती है? ये तो कोई चमत्कार है इसके पास में। मानसिंह हिंदू था, तो ये जानता था कि क्या पता किसी देवी देवता की पूजा करके युद्ध में आता हो, इसलिए युद्ध जीत रहा हो और उसका आशीर्वाद इसके साथ हो। मानसिंह ने हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ाया और रात्रि में गुप्तचर भेजे, और पता लगाया कि सुबह जब केदार युद्ध करने जाता है ना, तब उससे पहले 4-5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर शीला देवी के मंदिर में जाकर उसकी पूजा करके युद्ध में आता है। और उसके द्वारा जब उसकी पूजा की जाती है, तो शीला देवी की पूजा करने के बाद में वो किसी भी युद्ध में जाए आज तक हारा नहीं है, जीत के आता है। मानसिंह दूसरे दिन लड़ा, हार गया वापस केदार से। मानसिंह ने सोचा कि अब तीसरे दिन लड़ने से पहले मुझे काम करना पड़ेगा, मैं कुछ लोगों को भेजूं, और जहां राजा केदार जिस देवी की मूर्ति की पूजा कर रहा है ना, शीला देवी की, उस देवी की मूर्ति को उस मंदिर से मैं उखाड़ कर लेकर आ जाऊं और उसको मेरे डेरे में रख दूं, क्या पता मैं जीत जाऊं। मानसिंह ने रात्रि में गुप्तचर भेजे और रातों रात अपने गुप्तचरों को भेजकर कहा कि उस मूर्ति को तोड़ना मत, अगर तुमने मूर्ति को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वो मूर्ति बचनी चाहिए, क्योंकि उसी मूर्ति के आशीर्वाद से, उसके चमत्कार से अपन इस युद्ध को जीत सकते हैं और बंगाल जीतकर अपन अकबर को सौंप सकते हैं। मानसिंह के गुप्तचर जाते हैं, मंदिर में से जो मूर्ति शीला देवी की थी उसको उखाड़ा और उखाड़कर मानसिंह के डेरे में लेकर लाकर रख दिया। राजा केदार 5 बजे जाके पहुंचा तो देवी की मूर्ति नहीं थी, खोपड़ा खराब हो गया केदार का। केदार ने कहा कि ये क्या है? केदार मन ही मन समझ गया था कि ये मानसिंह बड़ा चतुर और चालाक है, इस मूर्ति को निकाल कर लेकर चला गया और आज इस युद्ध में मेरा हारना निश्चित है। तीसरे दिन केदार युद्ध में आता है, बिना देवी की पूजा किए वो आया, और केदार को क्या मिली? बहुत बड़ी हार। और मानसिंह ने इस केदार को हरा दिया और बंगाल अपने नाम कर दिया। बंगाल जीतकर मानसिंह ने अकबर को पत्र लिखा, कि पत्र लिखकर उसने कहा कि मैंने बंगाल जीत लिया है, तुम्हारा अधिकार हो गया, बताओ किसको सौंपना है। और अकबर को जीता देता है क्या? बंगाल। वो शीला देवी की मूर्ति के चमत्कार से मानसिंह उस केदार को हराने में सफल रहा। तो मानसिंह ने सोचा कि अगर ये मूर्ति मेरे पास रहेगी और मेरे आमेर में रहेगी, तो क्या पता मैं जिस युद्ध में जाऊं उस युद्ध को जीत के आऊं। इस मानसिंह को छोटा मोटा योद्धा मत समझना, ये बंदा वो योद्धा है जिसने अपने अकबर के समय युद्ध लड़े और 69 युद्ध जीते थे। इसने 69 युद्धों का विजेता है मानसिंह अकेला, पूरे राजस्थान का एकमात्र राजा जिसने इतने युद्ध जीते हो। मानसिंह कभी महलों में रहा ही नहीं, हमेशा रात दिन डेरों में रहा, ये पड़ा रहा। इसने 69 युद्ध जीते थे। वो व्यक्ति है कौन? मानसिंह। ये मानसिंह इसी शीला देवी का एक चमत्कार देखकर राजा केदार को हराकर पूर्वी बंगाल से इस देवी की मूर्ति को लेकर आ गया था और आमेर दुर्ग में इसका स्थापित करवाया। ये मंदिर की मूर्ति पाल शैली में निर्मित है, इसलिए इस देवी की मूर्ति में गर्दन जो है वो कैसी है? टेढ़ी है। और इनके मंदिर में शराब और जल का चरणामृत मिलता। कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। और ये मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह फर्स्ट ने। लिख दो फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं। ये मुझे इतिहास झूठा लग रहा है, लग रहा है तो लग रहा है भाई, मैं क्या करूं, लिखने वाले लिख गए। अपन को कुछ भी लगे, अपन को उससे लेना देना नहीं, तुम्हें याद करना है बस। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा तुम्हें कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। कैसे कैसे कमेंट करते हैं, फिर कहते हैं हमारा कमेंट नहीं देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं मेरे से। दूसरा योद्धा मालदेव है, बिल्कुल सही है ये कमेंट। 52 युद्धों का विजेता है वो।
ये शिला देवी के बारे में 3-4 पॉइंट है, ध्यान रखना। गए हो कभी मंदिर में? जाया करो, देवी देवता का आशीर्वाद लिया करो ताकि जल्दी सफल हो अपन। जब भी भगवान के मंदिर में जाओ कभी भी ऐसे मत कहो कि हमें ये पास करवा दो एग्जाम। भगवान को लगता है कि अच्छा इसीलिए आया होगा। स्वार्थी लोग हैं अपन वैसे। अगरबत्ती भी उसी दिन लगाएंगे जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे। देखें अगला पॉइंट, नेक्स्ट देखो। सही बोलता हूँ ना मैं? देखो फिर आपको लगता है कि सर बहुत कठिन बात है कहते हो। इस आमेर दुर्ग में एक मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और उसका मंदिर का नाम क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली कई बार इसके परीक्षा में सवाल हमें देखने को मिलता है। अब ये जगत शिरोमणि मंदिर है तो भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति इसमें। कोई बता सकता है कि ये मूर्ति कौन सी है? वेरी गुड, ध्यान रखना भाई, ये भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति इसमें विराजमान है। और ये मूर्ति वो है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। जब अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ को जीता था ना, तो मानसिंह श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को चित्तौड़ से लाकर अपने आमेर में स्थापित करवाता है। कौन से मंदिर में? जगत शिरोमणि मंदिर में। अब ध्यान देना, यहाँ आपसे पूछा जाए कि ये जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये बनवाया किसने था, तो ये आमेर का शासक जो मानसिंह है, इस मानसिंह की कोई एक रानी थी, और मानसिंह की उस रानी का नाम बताया जाता है आपके रानी कनकावती। उसने अपने बेटे की याद में बनाया था, और उसके बेटे का नाम था जगत सिंह, जिसकी डेथ हो गई थी बंगाल पर। तो मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में ये मंदिर बनवाया था श्री कृष्ण का। अब जगत सिंह की स्मृति में बनवा रही है, इसलिए उसने नाम क्या रख दिया? जगत शिरोमणि मंदिर। तो अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कनकावती नामक एक रानी थी मानसिंह की, इसने ये मंदिर बनवाया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। और ये वही मूर्ति है इसमें मंदिर में जिसकी पूजा कौन करती थी? मीराबाई। ये आपका जगत शिरोमणि मंदिर। तीसरा सवाल सुना इसमें, आमेर के किले में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बना हुआ, उसका नाम आता है आपके अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है भाई? अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अगर मैं इस अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की बात करूं तो इस मंदिर को आमेर के एक शासक ने बनवाया था, उसका नाम आता है आपके कोकिल देव। क्या नाम है भाई? कोकिल देव। तो कोकिल देव द्वारा निर्मित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, जो आपके राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ? आपके आमेर दुर्ग में। इसके अलावा अपने आमेर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उनको देख लें। अपने मिर्जा राजा जयसिंह नाम का एक राजा था, जिसने आमेर के किले में 2 महल बनवाए थे। एक का नाम था दीवाने आम और एक महल का नाम था दीवाने खास। अब दीवाने आम और दीवाने खास, आम तो जनता के लिए था और खास मेहमानों के लिए महल था। अब यहाँ एक सवाल बनता है, परीक्षा में पूछा गया सवाल, ये दीवाने आम जो दीवाने खास नामक जो महल है ना, इन दोनों महलों का निर्माता कौन है भाई? आमेर का शासक है मिर्जा राजा जयसिंह। इस बंदे ने बनवाए थे दोनों। अब इसमें एक सवाल बनता है, ये जो दीवाने खास नाम का जो महल है ना, इस महल में बाद में जयपुर का एक राजा बना, उस जयपुर के राजा का नाम बताया जाता है आपके सवाई जयसिंह। क्या नाम है भाई? सवाई जयसिंह। इस जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने इस दीवाने खास इमारत को थोड़ा और जोरदार बना दिया, और इस बंदे ने इस दीवाने खास नामक महल में शीशे की कलात्मक व्यवस्था करवा दी। इसमें कांच के टुकड़े लगवा दिए उसने, कांच ही कांच। और तुम जब उसमें जाओगे तब वहां लोग पता नहीं राम जाने कैसे कैसे करके फोटो खींचते हैं, ऐसे खड़े होंगे, यूं देखेंगे, अब इधर से फोटो लेते हैं, देखते नहीं देखते हैं। तो शीशे की कलात्मक व्यवस्था इसमें किसने करवाई थी? सवाई जयसिंह ने। इसीलिए इस दीवाने खास नामक महल को एक नाम से जाना जाता, और इसको क्या कहते हैं? शीश महल। तो ये शीश महल के नाम से भी विख्यात है आपके दीवाने खास। और एक महल हो गया दीवाने आम, जो आपके किसने बनवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। एक सवाल और सुनो, अगर आपसे पूछे कि दीवाने आम और दीवाने खास दोनों दरवाजों को जुड़वा कर एक दरवाजा बनाया गया था इन दोनों महलों को आपस में जोड़ने के लिए, उस दरवाजे का नाम क्या है? गणेश पोल दरवाजा। आता है इसका सवाल। अगर मैं इस गणेश पोल दरवाजे की बात करूं तो ये ऐसा दरवाजा है जो दीवाने आम और दीवाने खास महलों के बीच बना हुआ। और यह दरवाजा किसने बनवाया था? तो जयपुर का शासक कौन बना? सवाई जयसिंह। इस सवाई जयसिंह ने दीवाने आम
दीवाने खास को आपस में जोड़ने के लिए आमेर के किले में एक दरवाजा बनाया था। उस दरवाजे का नाम आपके आता है क्या? उसका नाम है गणेश पोल दरवाजा। अब इसका सवाल क्या पूछा जाता? दीवाने आम दीवाने खास को जोड़ने के लिए यह दरवाजा बनाया था सवाई जय सिंह। सवाल क्या बनता है इसका? इस सवाल एक बनता है कि गणेश पोल जो दरवाजा है, एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन। इस फर्ग्यूसन ने इस गणेश पोल दरवाजे को आपके विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। तो सवाल बना के पूछ ले, फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा गणेश पोल दरवाजा है, जो किस दुर्ग में स्थित है? उसका नाम है गणेश पोल दरवाजा। और ये गणेश पोल दरवाजा सवाई जय सिंह बनवाता है दीवाने आम दीवाने खास को आपस में जोड़ने के लिए। क्या इस आमेर के दुर्ग में और भी कोई दर्शनीय स्थल है? तो एक इसमें जलेबी जैसा चौक बना हुआ, जैसे अपन जाते हैं शिला देवी के मंदिर से पहले एंट्री करते हैं, और उसमें एक जलेब चौक बना हुआ। फिर यहाँ आमेर के किले में मिर्जा राजा जयसिंह ने केसर की खेती लगाने के लिए केसर की क्यारी लगाई थी, लेकिन ये केसर की खेती सफल नहीं हो पाई, क्योंकि तुम्हें पता है केसर होती जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, ठंडा प्रदेश, और राजस्थान गर्म इलाका है, इसलिए अपने राजस्थान में खेती नहीं हो पाई। तो ये जो केसर क्यारी है ये माउटा जलाशय के बीच में बनी हुई, आज वहां पे कोई केसर नहीं है, खाली पड़ा है मैदान, क्योंकि इसकी खेती नहीं की जा सकती। एक और सवाल इसमें बनता तो जलेब चौक हो गया, केसर क्यारी हो गया। एक इसमें यश महल बना हुआ, और एक महल है जिसका नाम आता सुहाग महल, जहाँ पे राजा और रानी दोनों रहते थे। यश महल, सुहाग महल। एक आपके इसमें ध्यान रखना, एक इसमें बगीचा है आपके जिसका नाम है आपके दौलाराम का बगीचा, और इस दौलाराम के बगीचे को एक नाम से और जाना जाता, इसको कहते हैं आराम बाग। जहाँ पे अपन जब आमेर के किले को देख लेते हैं, अपन को लगता है थोड़ा आराम कर लें अपन, तो उस किले के गार्डन में बैठते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं अपन? आराम बाग। तो दौलाराम का बगीचा आराम बाग है, इसमें यश महल बना हुआ, सुहाग महल है, जलेब चौक है, इसमें केसर क्यारी है। ये सारे पॉइंट आपके कौन से दुर्ग से संबंधित है? अपने आमेर। और एक इसमें दुर्ग के बाहर जैसे निकलोगे तो पन्ना, ये अपने मीना बाजार देखने को मिलेगा तुम्हें, जहाँ पर मीनाओं की दुकानें खूब। तो मीना बाजार भी आपके कौन से दुर्ग में है? आमेर। ये आमेर के सारे दर्शनीय स्थल आपके सामने, लिख लो जो तुम्हारे नहीं लिखा हो। एक तो जगत शिरोमणि मंदिर का सवाल आया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी पूछा, और दीवाने आम दीवाने खास भी पूछा है, ये याद रखना सवाल। आप गए तो इसमें से ये महल किसने देखे? यश महल, सुहाग महल। बस घूम के आगे अच्छी जगह दिखी और फोटो ले लिया हमने, तो बस हमारा तो यही काम है सर, है ना? सुहाग महल तो अपने शिला माता मंदिर से पहले आ जाता है, जहाँ पे अपन वो माउटा जलाशय देखते ना खड़ा होकर, वो दृश्य देखते हैं, वही है सुहाग महल। और उसी के पास में एक बिल्डिंग है जिसको कहते हैं यश महल। वो जो वहाँ गाइडर होते हैं वो सारे गलत बताते हैं चीजें। एक बार फंस गया था हमसे एक गाइडर, वो कह रहा है केसर क्यारी है इसमें, कहाँ है बता तू, किसने लगाई थी? इतनी चीजें याद हम तो पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते याद रह गई, उनको कहाँ इतनी नॉलेज होती है।
उनको तो वो नॉलेज होती है कि भाई कोई टूरिस्टर आया तो उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, वो बता दो मेन पॉइंट क्या होता है। हो गया सबका ये वाला। चलो एक बार रिपीट कर दे इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। बताओ आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। आमेर के किले के प्रारंभिक निर्माता के रूप में इतिहासकार कहते हैं कि इसको किसने बनाया? मीणाओं ने। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि आमेर का किला दुल्हे राय के पुत्र किसने बनवाया था? कोकिल देव ने। लेकिन अपन जानते हैं कि आमेर का जो किला जयपुर में है, इसका वास्तविक निर्माता कौन है? मानसिंह फर्स्ट है। ये किला अपने कौन सी श्रेणी में आता? गिरिदुर्ग में। क्यों आता? कौन सी पहाड़ी पे है? कालीखो पहाड़ी पर निर्मित है। इसमें 2 जलाशय है, पन्ना मीणा का कुंड या बावड़ी आमेर दुर्ग के बाहर ही है, और एक माउटा जलाशय है। फिर अपन ने पढ़ा इसमें शिला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है। ये सारी बातें कर ली। फिर मैंने ये आपके दर्शनीय स्थल पढ़ाए, उससे पहले विशेषता पढ़वाई। राजस्थान में सर्वाधिक मुगल प्रभाव इस पर है, सर्वाधिक पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक आते हैं तो राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व मिलता है इससे। एकमात्र दुर्ग है जिसमें रात्रि में पर्यटन सेवा को शुरू किया गया। यह दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है? हाथियों की सवारी के लिए। समतल जमीन पर महलों के समान बना है, आलीशान बंगले के रूप में बना है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें शिला देवी का मंदिर है जो मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। शिला देवी की मूर्ति को आमेर का राजा मानसिंह फर्स्ट पूर्वी बंगाल से लेकर आया था, किसको हराकर? राजा केदार को। शिला देवी की मूर्ति अपने जो है उसमें गर्दन टेढ़ी है, क्योंकि ये प्रतिमा किस में निर्मित है? पाल शैली में। ये ऐसी देवी जिसके मंदिर में शराब और जल का चरणामृत मिलता है, और कछवा राजवंश की क्या मानी जाती? आराध्य देवी। फिर हमने पढ़ा जगत शिरोमणि मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है इसमें, और ये वही मूर्ति है जिसमें मीराबाई चित्तौड़ में श्री कृष्ण की पूजा करती थी, जिसको अकबर के आक्रमण के समय आमेर का शासक मानसिंह जयपुर लेकर आ गया था आमेर में। ये जगत शिरोमणि मंदिर मानसिंह की रानी ने बनवाया, कनकावती ने। उसके बेटे की याद में, बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह, उसकी याद में बना। फिर इस आमेर के किले में एक अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है जो कोकिल देव ने बनवाया था, और ये कोकिल देव वो राजा है जिसने 1207 में आमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया था कछवाओं की। फिर इसमें अपन ने पढ़ा कि दीवाने आम दीवाने खास 2 महल है, और इस इमारत का निर्माण किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। दीवाने खास में जयपुर का एक राजा था सवाई जय सिंह, जिसने कांच के टुकड़े लगवा दिए, शीशे की कलात्मक व्यवस्था की, इसलिए दीवाने खास को क्या कहते हैं? शीश महल। और दीवाने आम दीवाने खास को आपस में जोड़ने के लिए जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कौन सा दरवाजा लगवाया? गणेश पोल दरवाजा, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, किसके अनुसार? फर्ग्यूसन के अनुसार। फिर इसमें यश महल है अपने, एक सुहाग महल बना हुआ, जलेब चौक है, केसर क्यारी, इसमें मीना बाजार है, दोलाराम का बगीचा जिसको अपन क्या कहते हैं? आराम बाग। फिर इसके बाद अपन ने इसमें कुछ पॉइंट पढ़े। बहादुर शाह फर्स्ट ने 1708 में आक्रमण किया आमेर पर, और इसका नाम बदल कर रखा था उसने मोमिनाबाद, और ये कछवाओं की राजधानी रहा, हाथियों की सवारी के लिए फेमस है। और बिशप हवेल ने क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना था, उससे भी बढ़कर आमेर के महल सर्वश्रेष्ठ है। और शाम के समय लाइट ऑफ साउंड शो कार्यक्रम किसमें होता है? ये आमेर में होता है। ये सारे पॉइंट अपने आमेर के हैं। अब कौन सा किला है? जयगढ़। इसको पढ़ते हैं। चलो, जयगढ़ का जो किला है, पहला सवाल तो यही पूछेगा कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब इसके क्या क्या सवाल है उसको पढ़ते हैं अपन। इस दुर्ग की अगर मैं बात करूं जयगढ़ की, तो इसमें आपके ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। जयगढ़ दुर्ग में निर्माता के रूप में 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना। इसका प्रारंभिक निर्माता अगर पूछे तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था किसने? आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट ने। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा, ये जयपुर वाला जो जयगढ़ दुर्ग है, इस जयगढ़ दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जयगढ़ दुर्ग में अधिकांश निर्माण कार्य जो है वो एक व्यक्ति ने करवाया था, उसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने ज्यादा काम किया, इसीलिए इसने इसके नाम पर क्या रखा? इसका नाम जयगढ़ दुर्ग रखा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये आज अपन जो जयगढ़ दुर्ग देख रहे हैं, इसका वर्तमान स्वरूप किसने तैयार किया? तो इसका वर्तमान स्वरूप जयपुर का एक राजा है जिसका नाम था सवाई जय सिंह। अब एक सवाल बताना, अगर प्रश्न आ जाए कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तीनों ऑप्शन में हो, तो किसको लगाओगे? गलती मत कर देना। जिसने अधिकांश निर्माण कार्य करवाया ना,
वही उस इमारत का हकीकत में क्या होता है, निर्माता। ये ध्यान रखना। तो फिर हमें इसका निर्माता करना पड़ेगा कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। अब अगला देखो, अगर मैं इस जयगढ़ दुर्ग की बात करूं जयपुर वाले की, तो ये दुर्ग आपके एक पहाड़ी पर बना हो, वो पहाड़ी जिसको अपन चील का टीला कहते हैं। एक ऐसा टीला जिस पर चील बैठा करते थे, इसलिए इसको चील का टीला कहते हैं, और इसे एक नाम से जाना जाता, इसको कहते हैं ईगल की पहाड़ी। तो चील का टीला या ईगल की जो पहाड़ी है, इस पर निर्मित है आपके जयगढ़ दुर्ग। अब अगर पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है, तो आप मुझे बताओ जयपुर का जयगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आएगा, गिरी दुर्ग में। तो जयपुर वाला जो जयगढ़ दुर्ग है, ये भी आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में शामिल है, क्योंकि चिल्का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ, जिसको हम कहते हैं ईगल की पहाड़ी। और परीक्षा में ये तक सवाल आया, किस दुर्ग को चिल्का टीला ईगल दुर्ग के नाम से जाना जाता, जयगढ़ दुर्ग कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है, यह किला तिलिस्म किला कहलाता है। ये थोड़ा सा आप है ना इसको कट कर देना। तिलिस्म किला आपके बूंदी के तारागढ़ को कहते हैं, ना कि इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें गलत है, फैक्ट, इसको कट कर देना। अब इस जयगढ़ किले की बात करें भाई, तो इसका निर्माण क्यों करवाया था, इसके पीछे एक उद्देश्य है। कहते हैं कि कछवा राजवंश के राजाओं के पास में खूब सारा धन था, तो कछवा शासकों ने अपने राजकोष की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। तो कछवा शासकों ने राजकोष की सुरक्षा में आपके कौन से किले का निर्माण करवाया था भाई, तो याद रखना भाई आपके जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग में उन्होंने अपना राजकोष रखा था, खजाना, जिसमें गुप्त सुरंगें बनाई थी। और उसी के बाद में इस किले की खुदाई, तुम्हें याद हो तो देश की एकमात्र प्रधानमंत्री महिला, इनका नाम आता इंदिरा गांधी। उस इंदिरा गांधी ने इस किले की खुदाई करवाई थी। कब, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में जयगढ़ दुर्ग जो है इसमें राजकोष रहता था, इसलिए आपातकाल के समय 1975-76 में इस किले की क्या करवा गई थी, खुदाई। अब ये पता नहीं है कि इसमें से क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो वही जाने जिसने खुदाई करवाई है, और जो खोद के ले गए होंगे उनको मिला होगा कुछ। तो ये ध्यान रखना, 1975-76 में इंदिरा गांधी के समय इस किले की क्या करवाई गई थी, खुदाई। अब यहाँ जयगढ़ जो दुर्ग है, इसमें और सवाल बनते हैं। ये जयगढ़ एक ऐसा दुर्ग है जिसमें कई गुप्त सुरंगें बनी हुई, गुप्त सुरंगें हैं इसमें। इसके साथ ही विशाल पानी के टांके बने हुए, इसमें टांके जानते हो, जलीय संरचना होती है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो विशाल पानी के टांके हैं, गुप्त सुरंगें इसमें बनी हुई, गुप्त सुरंगें। अब यहाँ एक सवाल बनता, कहते हैं कि इसमें गुप्त सुरंगें हैं, इसीलिए इस किले को आपके राजस्थान में रहस्यमयी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता। अब रहस्यमयी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कछवाओं ने अपना खजाना रखा था, और खजाना रखा तो एक तरीके से ये रहस्य था इसमें। तो कछवाओं के ये दुर्ग को अपन क्या कह रहे हैं, रहस्यमय दुर्ग। ये भी किसका नाम आता, आपके जयगढ़ किले का। अब इसमें एक सवाल है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई, जिसका नाम क्या है, जयबान तोप। ये पूरा पढ़ा दिया। जयबान तोप को एक नाम से और जाना जाता, और उसको कहते रणबंका तोप, पढ़ाया था। 1720-21 में सवाई जयसिंह ने तोप बनवाई थी, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती, जिसको एक बार परीक्षण के दौरान चलाया, जिसका गोला कहाँ जाके गिरा था, चाकसू जयपुर में। उससे एक तालाब बना, उसका नाम कोलेराव तालाब। ये जयबान तोप, रणबंका तोप, ये भी आपके कौन से दुर्ग में रखी हुई है, जयगढ़ के किले में। ये आपका जयगढ़ का किला है। अब इसमें एक आध सवाल ऐसे कोई पूछ सकता है कि जयगढ़ वाला जो किला है ना, इस किले के अंदर कोई एक इमारत है जिसे कहते हैं हम विजयगढ़ी। क्या कहते हैं इसको, विजयगढ़ी। अगर मैं इस विजयगढ़ी नामक इमारत की बात करूं, तो ध्यान रखना, ये जयगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग माना जाता है। लघु का मतलब छोटा। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग के रूप के आकृति में बना एक महल है विजयगढ़ी, जिसको जयगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कहते हैं। ये विजयगढ़ी इसका नाम क्यों पड़ा, कहते हैं कि इस इमारत में जयपुर का जो राजा था सवाई जयसिंह, इस सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद रखा था। तो सवाई जयसिंह ने उसके भाई विजय सिंह को कैद करके इसमें रखा था, इसलिए इसको कहने लगे विजयगढ़ी। तो अपने भाई विजय सिंह को कैद रखा था इसने। ये आपका हो जाएगा कौन सा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। अच्छा एक सवाल बताओ, मैंने तो करवा दिया तुम्हें, कैद करके रखा था। जयगढ़ दुर्ग में आपसे सवाल पूछेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग बताओ जहां तोपे बनाने का क्या है, कारखाना, बताया था। तो जयगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें अगर बात करें तो ये आपके इसमें तोपे बनाने का एक कारखाना भी संचालित है।
ये जयगढ़ दुर्ग की कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है कि आपका जयगढ़ दुर्ग भी कंप्लीट होता है। तो तोपें बनाने का कारखाना इसमें विशाल पानी के टांके बने हुए, गुप्त सुरंगें बने हुए। कछुआओं ने अपने राजकोष को छुपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इसलिए इसको रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। चील का टीला पहाड़ी ईगल पहाड़ी पे बना हुआ, इसलिए इसको चील का टीला दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग बनाने वाला जो व्यक्ति था वो प्रारंभिक निर्माता तो मान सिंह है, लेकिन अधिकतर काम किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह ने और वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह का। ये जयगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो अपनी खुदाई के लिए चर्चा में रहा था। इमरजेंसी के समय आपातकाल में इंदिरा गांधी ने 1975-76 में इस किले की क्या करवाई थी? खुदाई। और इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी, उसका नाम जयबाण तोप या रणबंका तोप है। फिर पूछा कि जयगढ़ जो दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग में आता, क्योंकि ये ऐसा किला जो चील का टीला या ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ, ये आपका जयगढ़ का दुर्ग है। यही है इसमें ये सारे पॉइंट लिखे हुए। कछुआओं का शस्त्रागार होता था जिसको विजयगढ़ी कहते थे, और विजयगढ़ी को जयगढ़ दुर्ग का क्या कहा गया? लघु दुर्ग, जिसमें सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा। और जयबाण तोप इसमें रखी हुई जिसकी मारक क्षमता, ये थोड़ा सा इसमें गलत है, 32 किलोमीटर नहीं, इसकी मारक क्षमता है 22 मील। ये लिख लेना आप, 22 मील कर दो इसको, ये थोड़ा सा एक करेक्शन है, कर लेना। बाईस मील। ये आपके जयपुर वाले तीनों दुर्ग हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों। नाहरगढ़ पढ़ लिया, इसके बाद अपन ने जयगढ़, और एक पढ़ लिया कौन सा? आमेर। अब मैं दो छोटे छोटे दुर्ग है वो पढ़ा देता हूँ। और दे रखा क्या इसमें? सवाई माधोपुर तो कल पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। देखो आपके राजस्थान में शेरगढ़ नाम के दो दुर्ग हैं, याद है क्या? कहाँ कहाँ हैं? 12 में और धौलपुर में, सही है। तो देखो ध्यान दो, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में दो हैं, एक 12 में और एक धौलपुर में। 12 वाला इंपॉर्टेंट है। 12 वाला जो शेरगढ़ दुर्ग है ये एक नदी के किनारे स्थित है, उस नदी का नाम आता है आपके परवन नदी। तो परवन नदी के किनारे स्थित आपका शेरगढ़ दुर्ग है जो एक पहाड़ी पर निर्मित है। और याद रखना भाई, ये गिरी दुर्ग की कैटेगरी में शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है और एक पहाड़ी जिसका नाम आता है कोषवर्धन पहाड़ी। तो एक ऐसा किला शेरगढ़ दुर्ग जो 12 वाला कोषवर्धन पहाड़ी पर निर्मित है। इसीलिए तो इस 12 वाले शेरगढ़ दुर्ग को आपके राजस्थान में एक नाम से जाना जाता है, और इसको राजस्थान में कोषवावर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कोई सवाल बना के पूछे ऐसा दुर्ग बताइएगा जिसको कोषवावर्धन दुर्ग कहते हैं, उसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। पर ये शेरगढ़ दुर्ग कहाँ वाला है? आपके 12 वाला। ऐसे अगर मैं धौलपुर वाले की बात करूं तो धौलपुर में आपके एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या आता है? चंबल। इस चंबल नदी के किनारे स्थित है आपका धौलपुर। अब मुझे एक सवाल बताओ, गुरुजी ने आपको सामान्य परिचय पूरा करवा दिया, सर ने बताया होगा धौलपुर राजस्थान का वो जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एमपी के साथ और यूपी के साथ। और धौलपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए सवाल बनेगा आपके धौलपुर वाला जो शेरगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ ध्यान रखना भाई, जो 3 राज्यों की सीमा, कोई बता सकता है 3 राज्य कौन कौन से हो गए? एक तो खुद हो जाएगा राजस्थान, एक हो जाएगा क्या? एमपी, और एक हो जाएगा यूपी। तो ये समझ में आना चाहिए भाई, ये धौलपुर जिला एमपी यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान का जिला है, इसलिए 3 राज्यों की बाउंड्री पर स्थित राजस्थान का एकमात्र किला है धौलपुर का शेरगढ़, जो आपके कौन सी नदी के किनारे बना हुआ? चंबल। तो ये सवाल आ सकता है, एकमात्र दुर्ग जो 3 राज्यों की बाउंड्री या सीमा पर है, धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग। ये सिंपल सा है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अपन एक दुर्ग की ओर बात करते हैं, और उसका नाम आता है आपके, छोटा सा है, परीक्षा में पूछा गया, नवलखा दुर्ग। अगर मैं इस नवलखा दुर्ग की बात करूं भाई, तो नवलखा नाम का जो दुर्ग है यह आपके झालावाड़ जिले में एक कस्बा पड़ता है, जालरा पाटन, यहाँ स्थित है। आगे पढ़ेंगे, इस जालरा पाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर कहा जाता। नवलखा जो दुर्ग है
ये झालरापाटन आपके झालावाड़ में स्थित है। और अगर मैं इसके निर्माता की बात करूं तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है सवाल, और उस व्यक्ति का नाम क्या था है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह नाम के शासक ने झालरापाटन झालावाड़ में आपका एक दुर्ग बनवाया था। उस दुर्ग का नाम आपके आ जाता है क्या, नवलखा दुर्ग। इसी के साथ में झालावाड़ का गढ़ पैलेस भी देख लेते हैं। इसका भी एक छोटा सा सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछे झालावाड़ गढ़ पैलेस, नाम से पता चल रहा है तो कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, ये आपका जो झालावाड़ गढ़ पैलेस है ना, इसका निर्माता कौन है, याद है क्या किसी को? झालावाड़ गढ़ पैलेस एक शासक ने बनवाया था, उस शासक का नाम आता है मदन सिंह। तो मदन सिंह ने बनवाया। इस झालावाड़ गढ़ पैलेस का सवाल पूछा जाता। इस गढ़ पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक भवानी नाट्यशाला बनी हुई, ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भवानी नाट्यशाला पूछे, ये झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ के गढ़ पैलेस में। और इसकी स्थापना भी पूछे तो ध्यान रखना, ये 1921 में बनी थी। और इसको बनवाने वाला व्यक्ति कौन है, भवानी सिंह। तो भवानी सिंह स्थापित कर रहा है, इसलिए उसका नाम हो गया आपके क्या, भवानी नाट्यशाला। इसका सवाल आता है, राजस्थान में जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं उनमें से एकमात्र सांस्कृतिक संस्थान है भवानी नाट्यशाला, जो आपके किस पर आधारित है, ओपेरा शैली। ओपेरा शैली जानते हो क्या, इसको कहते हैं ओपेरा शैली। अरे ओपेरा शैली उसको कहते हैं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है ना, जैसे नृत्य चल रहा है, तो नृत्य के साथ साथ में उसमें क्या होता है कि कलाकार के ना एक सॉन्ग लगाया जाएगा जो धीमी आवाज में चलता रहे। जैसे अपने बर्थडे सॉन्ग होता है ना, अपन केक कटिंग करते हैं और बीच बीच में अपने वो गाना चलता रहता है, फिर अपन सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जिसका भी बर्थडे होता है। तो वो अपने ओपेरा शैली होती है। ये आपके कुछ दुर्ग है, जिसका नाम हो गया झालावाड़ गढ़ पैलेस, नवलखा और शेरगढ़। ठीक है, बाकी फिर कल पढ़ते हैं। थैंक यू।